आगे देखते हैं क्या है टॉपिक्स। ठीक है, टॉपिक्स है क्या? नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी हम लोग किसको कहेंगे? जो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और देश के प्रति प्रेम का भावना रखता हो। समझ रहे हैं ना? प्रेम का भावना रखता हो, अपने राष्ट्र का उन्नति का कामना करता हो, अपने राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने का कामना रखता हो, ऐसा विचार उसके अंदर, उस व्यक्ति को बोलते हैं राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म। समझ रहे हैं ना? यानी कोई व्यक्ति है, जैसे आपने सुना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने सुना होगा कि मैं कट्टर हिंदू, मैं कट्टर मुसलमान हूं। इस कट्टर के मतलब क्या समझते हैं? मतलब कि मैं केवल अपने धर्म के प्रति आस्था रखता हूं और इसके सिवाय किसी और के प्रति आस्था में नहीं रखता हूं। तो कट्टर, मैं कट्टर देशभक्त हूं, यानी कि राष्ट्रवादी हूं। केवल मैं देश के प्रति आस्था रखता हूं और किसी के भी प्रति मैं आस्था नहीं रखता हूं। मैं अपने देश के लिए अपना जान निछावर कर सकता हूं। ठीक है, अपने देश के प्रगति के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। तो सिंपल सा आप अपने लैंग्वेज में कोई भी डिफिनेशन दे सकते हैं। किसका? नेशनलिज्म का, यानी राष्ट्रवादी। ठीक है, कि आप राष्ट्रवादी किसको कहेंगे? तो जो अपने देश के प्रति एकदम एक लाइन में, जो अपने देश के प्रति प्रेम का भावना रखता हो। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट कहने का मतलब राष्ट्र का उदय, निर्माण कैसे जरूरी था, क्या कारण था कि राष्ट्र का निर्माण करना पड़ता है। तो बोला गया कि लोग जो हैं, जैसे एक उदाहरण के, जब इंडिया में अंग्रेज शासन कर रहे थे तो लोगों को कोई मतलब नहीं था कि उन्हें एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जहां सबके अधिकार का बात हो। लोग जब प्रताड़ित होते हैं, किसी चीज से कष्ट होते हैं, तब उन्हें लगने लगता है कि यार दूसरे का, जैसे क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति काम करने वाला, एग्जाम्पल, मैं अगर किसी के दुकान में काम कर रहा हूं, काम करते तो वो हमें टाइमली जाओ, प्लस में थोड़ा बहुत गलती हो गया तो हमें डांट दिया, तो मन में एक भाव जगने लगता है, काश अपना बिजनेस होता है यार, ये दो रोज रोज के मगजमारी से तो बच जाता। वैसे ही जब देश के अंदर बहुत ज्यादा अत्याचार हो जाता है, लोग टुकड़ों में बटे होते हैं, सब आपस में लड़ने कटने मरने को रहते हैं, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मगन रहता है, तब लोगों को ऐसा लगने लगता है, जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो उन्हें लगने लगता है कि हमें एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जहां पे हम लोग सब मिल के रहें और सबकी बात हो। कैसा राष्ट्र? एक ऐसा राष्ट्र जहां पे सारे समाज के, सर्व समाज के लोग रहते हों और सबके हितों की बात कही जाए, तब जाके ये राष्ट्र का निर्माण होता है। उन्हीं के द्वारा ये फाइट्रिक सरयू एंड उसका विजुअलेशन इन्होंने लिखा था। एक ऐसा राष्ट्र का निर्माण आपका 1848 में किया था कि एक ऐसा राष्ट्र इनको चाहिए था। हाँ, 1848 में प्रिंट के द्वारा 1848 में इन्होंने अपने प्रिंट की एक श्रृंखला तैयार की थी। उसमें डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक से बनी दुनिया का कल्पना किया था इन्होंने, जहां पे लोकतांत्रिक का उसका कल्पना इन्होंने किया था। और उस कल्पना के आधार पे इन्होंने बोला कि एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए, कैसा राष्ट्र होना चाहिए जहां पे सर्व समाज के लोग हों और सबके हितों का बात हो, और जहां पे कोई एक व्यक्ति राजा ना होके क्या हो, जनता के द्वारा राजा चुना जाए। ठीक है, तो ये आपका इनका एक कल्पना था। फिर है एब्सोल्यूट मतलब निरकुंशतावादी। निरकुंशतावादी मतलब निरकुंश, जिसके शासन में कोई निरकुंश नहीं लगा सकता है,
कोई विरोध नहीं कर सकता है। ऐसे तानाशाही शासन को निरकुंशवादी शासन कहा जाता है। निरकुंशवाद मतलब मान लीजिए कि कल के डेट में हेमंत सोरेन कहे कि अब यहां पे केवल मेरा ही राज्य होगा और किसी के नहीं, दूसरा पार्टी जितने उसके विरोध में कर रहे हैं सबको जेल में डालने लगे, सबके ऊपर केस पे केस फाइल करने लगे, तब ऐसे में क्या होगा कि वहां पे निरकुंशवाद यानी कि उसके शासन में, ठीक है, उनके जो तानाशाही है उस पर किसी का अंकुश नहीं लग रहा है, ठीक है, उसका विरोध कोई नहीं कर पा रहा है, ऐसे शासन को निरकुंशवाद शासन कहते हैं। सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं तानाशाही शासन। ठीक समझ रहे हैं ना आप? अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसा शासन व्यवस्था जहां शासक का केवल तानाशाही चलता हो, ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोग निरकुंशवाद शासन व्यवस्था कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में जो है वहां पे शासन अगर कोई कर रहा है तो उसका विरोधी भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक विरोधी नहीं होता है तब तक आपको सही मार्ग कोई नहीं दिखाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप स्टडी करो और अपने जीवन में कोई लक्ष्य आपको है पाना है, आपको अपना लक्ष्य पाने के लिए आप अपना एक विरोधी जरूर तैयार रखिएगा, चाहे वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, टीचर हो, चाहे कोई हो, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति तैयार जरूर रखिएगा जो आपकी बातों से जो है मतभेद करता हो और वो उस पर टकराव करता हो, विरोध करता हो, ताकि आपको सही सलूशन मिल सके और अपने लक्ष्य तक आप जा सके। क्योंकि शासन तभी सही से चलाता है जब विरोधी पार्टी होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर मैं गलत तरीके से चलाऊंगा तो दूसरा पार्टी जीत जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक विरोधी जोर होना चाहिए ताकि वो हमसे आगे ना निकल जाए, इसके हित में मुझे पढ़ना होगा। ठीक है, आगे है ओटोपियन, कल्पनादर्श। क्या होता है? एक ऐसे शासन का कल्पना करना, एक ऐसे शासन का कल्पना करना जिसका साकार होना संभव नहीं, असंभव है। मैंने एक ऐसा शासन व्यवस्था का मैंने एक ऐसा राष्ट्र का कल्पना किया, ठीक है, कल्पना यहां नाम में लिख दिया इमेजिनरी, मतलब कल्पनादर्श, मतलब मैंने एक ऐसा राष्ट्र का कल्पना किया जहां पे, ठीक है, सर्व समाज मिल के एकदम रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी में मतभेद विचारिक वेद किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। तो भैया इतना अच्छा राष्ट्र कहां मिलेगा आपको? लेकिन इसी में लेकिन मैं बोला कि लेकिन ये रियल में ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना क्या हो? असंभव हो। तो ऐसे जो कल्पनों की दुनिया में रह जाता है उसी को बोला जाता है यूटोपियन। ठीक है, पिन है आपका प्लेस बिस्किट, मतलब जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह यानी कि जनता का राय को जानना। अब जनता का राय को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वोटिंग करवाते हैं ना। तो जनता के बारे में उनका विचार परामर्श जानते हैं कि जनता किस व्यक्ति को चुन रहा है अपना प्रतिनिधित्व जो उसके लिए हक की लड़ाई लड़ेगा। तो जब जनता के द्वारा जो है उनकी राय को जाना जाता है, उनके पसंद को जाना जाता है, तो वही जनमत संग्रह है। यानी कि वोटिंग को भी आप कह सकते हैं एक तरह का जनमत संग्रह ही तो है। वो उनका राय जान रहे हैं, जनता का राय वोट के द्वारा हम लोग जान रहे हैं, उनकी भागीदारी है। तो ये आपका टॉपिक्स था। फिर आगे हम लोग देखते हैं कुछ और टॉपिक्स। चलिए आगे क्या है? आगे है रीजन फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने का कुछ तो रीजन रहा होगा, कारण रहा होगा। इस कारण को जानने से पहले हमको यह जानना होगा कि आखिर राष्ट्रवाद का उदय क्यों जरूरी हो जाता है और क्यों लोग चाहने लगते हैं कि मेरा भी एक अपना राष्ट्र हो जहां मैं अपने मन की बात और अपने हक के लिए कुछ कार्य को कर सके और स्वतंत्र रूप से जी सके।
आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश में राष्ट्रवाद का उदय होने का मेन रीजन रहा होगा एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म यानी निरकुंशवाद, मतलब कि वहां का ऐसा शासन पद्धति जिसपे किसी का कोई अंकुश ना हो, बल्कि उसमें केवल और केवल निरकुंश शासक का ही अत्याचारों का कहानी लिखी हो, उसका जैसा मन वैसा ढंग से वो प्रजा को ट्रीटमेंट कर रहा हो। तो ये तो पहला रीजन रहा होगा। कहा जाता है कि जब बच्चे का उम्र कम होता है, यानी कि मम्मी और पापा के बंदिश में वो होते हैं, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि कब मैं भी बड़ा हो जाता, 18 साल के बाद हो जाता, मतलब 18 साल हो जाती हमारी उम्र और मैं अपने मम्मी पापा के बंदिशे से मुक्त हो जाता, कब मैं अपने घर से बाहर निकल जाता और घर से बाहर निकलने के बाद मैं स्वतंत्र हो जाता। तो कहने मतलब कि हमें अक्सर लगता है कि काश मैं बड़ा हो जाता। तो ये बंदिशे के दीवार लगे हुए है, पूछना पड़ता है पापा थोड़ा बाजार से आए, पापा थोड़ा दोस्तों के साथ मस्ती करने जाए, ये कब पूछना खत्म होगा? तो वही स्वतंत्रता चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा? एब्सोल्यूटिज्म यानी कि निरकुंशवाद, यानी कि ऐसा शासन, तानाशाही शासन जिसके शासन पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। फिर सेपरेट ऑफ लिबरल आइडियाज, वहां पे लोगों के बीच जो है नए विचारों का उत्पन्न होना। नए विचार कहने के मतलब कि ऐसा विचार का जन्म होना जो अब ये चाहते हैं कि एक राष्ट्र हो जहां पे उनकी विचारों को सहमति मिले और सबको समानता मिले। ये भी एक कारण रहा होगा। सेलम फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जहां पे सब लोगों को जो है समाज में और शासन पद्धति में समानता प्राप्त हो, इक्वल, सब लोग, जहां पे सबकी हितों की बात हो, ऐसे विचारों का जन्म लेना ही कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना होगा। रोल ऑफ एजुकेशन मिडिल क्लास, मध्य वर्ग के जो लोग थे वो शिक्षित लोग, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि वो लोग अब शिक्षित होते जा रहे थे तो उन्हें लगने लगा कि नहीं, एक राष्ट्र होना चाहिए और उस राष्ट्र में हमें अपनी मन की बात या उस राष्ट्र के लिए मैं कुछ करूं या वहां पे हमारे भावनाओं का आदर हो। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब अगर एक राष्ट्र का निर्माण होगा जहां पे लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, वहां पे सभी के भावनाओं का आदर होता है। तो ये सारे रीजन रहे होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने का कारण रहा होगा। ये 4, उसमें से हम लोग जो अभी पढ़ेंगे आगे का टॉपिक्स, वो टॉपिक्स पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 की कहानी पढ़ेंगे, फिर सिविल कोड पढ़ेंगे 1804 का, फिर वियना कॉन्फ्रेंस यानी कि वियना संधि के बारे में जानेंगे 1815, फिर रेगुलेशन ऑफ बाय लिबरल्स 1848, ये सारी कहानियां पढ़ेंगे। फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, एकीकरण ऑफ जर्मनी की कहानी जानेंगे, 1866 से लेकर 1871 तक इसकी कहानी चली थी। फिर एकीकरण ऑफ इटली की कहानी जानेंगे 1859 से 1871 तक। ये सारी कहानी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जहां पे राष्ट्र का उदय हो रहा है, नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए आगे